हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो यह टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले आप इन शब्दों पर गौर करें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें पृथ्वी के अंदर का स्वरूप किस प्रकार का है और वह किन किन तत्वों से मिलकर के बना होगा, और धरातल से लेकर भूतल यानी जमीन से लेकर पृथ्वी के केंद्र के बीच क्या दूरी है, इन सब विषयों को जानना और समझना होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना लगभग असंभव के बराबर है। अब यह बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर हम लोग ज़मीन से 32 मीटर की गहराई में पहुँचें तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। मान लीजिए कि बाहरी वातावरण का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, तो ज़मीन के अंदर 32 मीटर पर यह 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और यह शुरू के 100 किलोमीटर तक देखा जाता है। अगर हम लोग 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में अगर पहुँचे तो यह तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ने लगता है। और फिर 200 से लेकर 300 किलोमीटर की गहराई में अगर हम लोग पहुँचे तो यह तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ने लगता है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि यह है हमारा पृथ्वी और यह है इसकी त्रिज्या। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह है 6371 किलोमीटर और हमें ऊपर से खुदाई करते हुए पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना है। तो कितना पहुंचना है? 6371 किलोमीटर। लेकिन पृथ्वी के केंद्र का जो तापमान है वह है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी के केंद्र का सर्वाधिक तापमान होने की वजह से अभी तक कोई ऐसा उपकरण या यंत्र नहीं बना है जो पृथ्वी के केंद्र तक जा सके। वजह है टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इतना जो तापमान है वो सूर्य के बाहरी सतह का जो तापमान है वही तापमान हमारे पृथ्वी के केंद्र का है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हम किस गहराई तक जा चुके हैं। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है। और यहाँ पर हम 3 से 4 किलोमीटर तक जा चुके हैं, 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक। और एक और क्षेत्र है आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र। तो कहाँ पर है? तो देखिए, यह हमारा पृथ्वी और यह है विषुवत रेखा। तो नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव के पास यहाँ पर कोला क्षेत्र है। और यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो आपस में मिलकर उनकी कुछ परियोजनाएं हैं, वो अपनी परियोजनाओं के माध्यम से पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनमें से पहला परियोजना है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है इंटीग्रेटेड डीप ओशियन प्रोजेक्ट। वो अपनी परियोजनाओं के माध्यम से मात्र 12 किलोमीटर की खुदाई कर पाए हैं। 12 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 6371 किलोमीटर में 12 किलोमीटर की खुदाई करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में क्या पता लगा लेंगे। फिर भी 12 किलोमीटर तक पहुँचे तो सही है। तो 12 किलोमीटर तक हम पहुंच पाए हैं, कहीं पर 3 से 4 किलोमीटर। तब हमारे पास पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए कुछ स्रोत हैं और उन स्रोतों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के स्रोत हैं। एक है प्रत्यक्ष स्रोत और एक है अप्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। क्या होता है, आइए इसे भी हम समझते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के स्रोत हैं। पहला है अप्रत्यक्ष स्रोत
अप्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरा है प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत वो स्रोत होते हैं जो वैज्ञानिक कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। इसमें हम शामिल करते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी, फिर शामिल करते हैं तापमान यानी कि टेम्परेचर, फिर दाब यानी कि प्रेशर। फिर आते हैं प्रत्यक्ष स्रोत पर। तब प्रत्यक्ष स्रोत वो स्रोत होते हैं जिसे हम देख सकते हैं। इसमें शामिल करते हैं हम लोग ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, फिर आता है इसमें भूकंप, फिर इसमें शामिल करते हैं उल्का पिंड, और एक और स्रोत है हमारे पास, वह है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमारे पास कुछ स्रोत हैं। इनमें पहला है अप्रत्यक्ष स्रोत, फिर आता है प्रत्यक्ष स्रोत, और फिर आता है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो ये कुछ स्रोत हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बेहतर तरीके से समझाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है कि सवाल यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सबसे पहले किसने समझाया था? तो ऑस्ट्रिया के भूगर्भशास्त्री, देखिए ऑस्ट्रिया के भूगर्भशास्त्री जिनका नाम था एडवर्ड स्वेज। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को एडवर्ड स्वेज ने समझाया था, और इन्होंने बताया था कि हमारा जो पृथ्वी है वो 3 परतों से मिलकर के बना हुआ है। तो यह है एडवर्ड स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है उसके 3 परत हैं। सबसे बाहरी का जो परत है जो कि एक ठोस संरचना है, इसे भूपर्पटी कहा जाता है। इसे भूपर्पटी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्रस्ट कहा जाता है। इस क्रस्ट या भूपर्पटी का जो निर्माण हुआ है वो सियाल जैसे तत्वों से मिल करके हुआ है। सियाल का मतलब है सिलिका और एल्युमिनियम। और पृथ्वी का दूसरा परत जिसे हिंदी में प्रवार कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे मेंटल कहा जाता है, इस मेंटल का जो निर्माण हुआ है वो सीमा जैसे तत्वों से मिल करके हुआ है। सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीशियम। और पृथ्वी का तीसरा परत जो कि हिंदी में इसे क्रोड और इंग्लिश में इसे कोर कहा जाता है। इस क्रोड का जो निर्माण हुआ है वो नीफे जैसे तत्वों से मिल करके हुआ है। नीफे का मतलब है निकिल और फेरस यानी लोहा। यानी कि पृथ्वी के केंद्र का जो निर्माण है वो भारी धातुओं से मिल करके हुआ है। तो यह है एडवर्ड स्वेज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि एक पुराना मॉडल है और इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों का अभाव पाया गया है। तो ये एक पुराना मॉडल है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बेहतर तरीके से समझाने में सक्षम नहीं है। तो फिर आते हैं आधुनिक भूगर्भशास्त्री, और आधुनिक भूगर्भशास्त्रियों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर बेहतर तरीके से समझा, और उन्होंने एक नया मॉडल दिया, यूँ कहिए कि एक नया नमूना दिया। उन्होंने इस क्रस्ट को 2 भागों में, इस मेंटल को 2 भागों में और इस कोर को 2 भागों में बटा हुआ है। तो आइए समझते हैं आधुनिक भूगर्भशास्त्री के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना।
तो ये एक पृथ्वी का एक नमूना है, एक छोटा सा। तो देखिए, सबसे पहले यह है आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इस भूपर्पट यानी पृथ्वी का सबसे बाहर का जो परत है उसे भूपर्पट यानी कि उसे क्रस्ट कहा जाता है। तो इस क्रस्ट के दो पार्ट हैं, यानी कि दो हिस्से हैं। सबसे पहले ऊपर वाले क्रस्ट को अपर क्रस्ट यानी कि इसे बाहरी क्रस्ट, और नीचे वाले को इनर क्रस्ट यानी कि इसे निचला क्रस्ट कहा जाता है। तो ऊपर वाले को ऊपरी, इसे अपर क्रस्ट, और नीचे वाले क्रस्ट को निचला क्रस्ट यानी कि इनर क्रस्ट कहा जाता है, इसे निचला क्रस्ट। और इस मेंटल को यानी पृथ्वी के बीच का जो भाग है उसे मेंटल कहा जाता है। इस मेंटल के दो पार्ट हैं। ऊपर वाले मेंटल को अपर मेंटल यानी कि ऊपरी मेंटल, इसे ऊपरी मेंटल, इसे ऊपरी मेंटल, और नीचे वाले मेंटल को इनर मेंटल यानी कि आंतरिक मेंटल यानी कि निचला मेंटल भी कहा जा सकता है, निचला मेंटल, निचला मेंटल। फिर आते हैं कोर पर। तो कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, बाहरी कोर को आउटर कोर और अंदर वाले कोर को इनर कोर। तो बाहरी कोर को आउटर कोर यानी कि बाहरी कोर, इसे बाहरी कोर, और नीचे वाले को आंतरिक कोर यानी कि इनर कोर, इनर कोर कहा जाता है। अब यहाँ पर इस क्रस्ट की जो मोटाई है वह है 35 किलोमीटर, वह है 35 किलोमीटर की, और इस ऊपरी मंडल की जो मोटाई है यानी कि गहराई वह है 700 किलोमीटर। और फिर निचला मंडल तक आते आते यह दूरी 2900 किलोमीटर तक हो जाता है। फिर बाहरी कोर तक 5155 किलोमीटर, फिर आंतरिक कोर तक यह दूरी 6371 किलोमीटर तक हो जाता है। तो यह आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आइए हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस ऊपरी मंडल का कुछ हिस्सा जो है इसे हम लोग दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। इसे दुर्बलता मंडल, इसे मंडल कहा जाता है, और इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक है। दुर्बलता मंडल क्योंकि पृथ्वी के इस भाग का जो निर्माण है वो बहुत ही तरल अवस्था में है। यहाँ के जो पदार्थ हैं वो काफ़ी तरल अवस्था में है, यानी कि अर्ध तरल अवस्था, यानी कि एलोवेरा का जेल टाइप का। और इसी दुर्बलता मंडल को मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है, यानी कि ज्वालामुखी घटनाओं में जो भी तरल पदार्थ जो बाहर निकलता है वो सभी इसी दुर्बलता मंडल से निकलता है, इसलिए इसे मैग्मा चैम्बर कहा जाता है, मैग्मा चैम्बर। और इसका विस्तार कितना है? 400 किलोमीटर तक। तो यह है एक खास विशेषता। अब आइए हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले हम बात करते हैं घनत्व पर। घनत्व तो देखिए, अगर हम पृथ्वी के औसत घनत्व निकालें तो वह है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो पृथ्वी के देखिए, पृथ्वी के औसत घनत्व, औसत घनत्व वह है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यह है पृथ्वी का औसत घनत्व। अगर हम पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत यानी कि अगर हम क्रस्ट का घनत्व निकालें तो वो मिलेगा हमें पृथ्वी के क्रस्ट का घनत्व वह है 2.9 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम पृथ्वी के मध्य का भाग यानी कि मेंटल का घनत्व निकालें, तब पृथ्वी के मेंटल का घनत्व वह है 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम पृथ्वी के कोर का घनत्व निकालें तो वह है 12 से लेकर 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें पृथ्वी का घनत्व निकालने से क्या पता चल रहा है, तो देखिए, तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर हम क्रस्ट से लेकर मेंटल और मेंटल से लेकर कोर की ओर बढ़ेंगे तो घनत्व का मान बढ़ेगा। तो शुरुआत में है 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, फिर आप मध्य भाग आते आते 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और फिर पृथ्वी के केंद्र यानी कोर का घनत्व जो है वो 12 से लेकर 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे हम क्रस्ट से मेंटल से कोर की ओर बढ़ेंगे घनत्व का मान बढ़ेगा। तो घनत्व क्यों बढ़ेगा? घनत्व इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यह हमारा पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर चारों तरफ से चट्टानों का भार है। तो घनत्व बढ़ेगा भार के बढ़ने की वजह से, यानी कि दाब की वजह से। किस वजह से? तो दाब की वजह से। तो घनत्व का मान बढ़ रहा है क्रस्ट से मेंटल से कोर की ओर बढ़ने पर, और घनत्व का मान बढ़ता है दाब के बढ़ने की वजह से, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर चट्टानों का भार है। और हमने शुरू में ही समझा कि हर 32 मीटर पर तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो अप्रत्यक्ष स्रोत भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में हमारी सहायता करते हैं। अब आते हैं हम प्रत्यक्ष स्रोतों पर। प्रत्यक्ष स्रोत में है पहले ज्वालामुखी। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि ऊपरी मेंटल का ऊपर का जो हिस्सा है, यानी कि जो दुर्बलता मंडल है, इसे मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है। और ज्वालामुखी घटनाओं में जो भी तरल पदार्थ पृथ्वी के गर्भ से जब वो बाहर निकलता है, तो जब वो बाहर निकल जाता है तो उसे लावा, और जब वो अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। तो लावा को ठंडा होने दीजिए, और ठंडा होने के बाद हमें यह तो पता चलेगा कि वो पृथ्वी की किस गहराई से निकल रहा है, वहाँ का तापमान क्या है, वहाँ पर किस प्रकार की संरचना है। तो ज्वालामुखी भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में हमारी सहायता करते हैं। फिर है भूकंप। देखिए, भूकंप क्या है? तो सामान्य भाषा में पृथ्वी का हिलना ही भूकंप कहलाता है। और जब भी भूकंप उत्पन्न होते हैं, यानी भूकंप आता है, तो भूकंप के आते ही कुछ तरंगें निकलती हैं, और इन तरंगों की दिशा में परिवर्तन होता है। फिर से सुनिएगा, जब भी भूकंप उत्पन्न होते हैं तो भूकंप के उत्पन्न होते ही कुछ तरंगें निकलती हैं, और इन्हीं तरंगों की दिशा में परिवर्तन से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में सहायता मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि यह हमारा पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी के इस हिस्से में भूकंप उत्पन्न हुआ, तो जैसे ही भूकंप उत्पन्न होगा तो कुछ तरंगें निकलेंगी, और इन तरंगों की दिशा में परिवर्तन होगा। तरंगों की दिशा में परिवर्तन, और तरंगों की दिशा में परिवर्तन हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बेहतर तरीके से समझाने में हमारी सहायता करते हैं। तो 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। देखिए, पहला होता है P, S और L। P को प्राथमिक तरंगे, S को द्वितीय यानी सेकेंडरी तरंग, और L को धरातलीय तरंगे कहा जाता है। तो P जो तरंग है वो ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों ही माध्यम को पार कर सकती है, और S जो है वो सिर्फ ठोस माध्यम को ही पार करती है। तो भूकंपीय तरंगें भी हमें यह बताती है कि पृथ्वी के किस भाग में ठोस, द्रव और गैस जैसी अवस्थाएं पाई जाती है। तो भूकंप भी हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बेहतर तरीके से समझाने में हमारी सहायता करते हैं। तो 3 प्रकार की तरंगें होती है, P, S और L।
अब आगे हम देखते हैं उल्का पिंड और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में हमारी सहायता करते हैं। तो देखिए, तो उल्का पिंड और पृथ्वी की उत्पत्ति, तो हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। 4.5 अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले, 4.5 अरब वर्ष पहले। तो आंकड़े बहुत भयानक हैं और हमारे वैज्ञानिक जो हैं महान तो वो हैं जो उन्होंने ये आंकड़ा हमें दिया 4.5 अरब वर्ष पहले। और पृथ्वी का जो निर्माण है कोई खास विशेष निर्माण नहीं हुआ है। पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल का सदस्य है और सौरमंडल का निर्माण पूरा एक साथ हुआ था। और सौरमंडल का जो प्रधान तारा है वह है हमारा सूर्य। तो सौरमंडल में कुछ गोलाकार यानी वृत्ताकार पथ पर उल्का पिंड, धूमकेतुएं वो चक्कर लगाती रहती हैं। तो उल्का पिंड और पृथ्वी की जो संरचना है वो आपस में मिलती जुलती है और उल्का पिंड हमारे पृथ्वी से टकराता भी रहता है, जैसा कि डायनासोर की विलुप्ति के समय। तो अभी के लिए इतना समझिए कि उल्का पिंड और पृथ्वी की जो संरचना है वो आपस में मिलती जुलती है। तो उल्का पिंड भी हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में हमारी सहायता करते हैं। और यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम अलग से महाविस्फोटक सिद्धांत में विस्तार पूर्वक इसे जानेंगे। बिग बैंग थ्योरी, हम उसमें समझेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, तो उसमें हम इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो यह है कुछ स्रोत, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में हमारी सहायता करते हैं। अब आइए हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ असंबद्धता की रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि डिसकंटिन्यूटी लाइन, और ये हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग परतों में बांटती है। तो जब अलग अलग परतों में बांटती हैं तो इनके कुछ नाम भी होंगे। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की असंबद्धता की रेखाएं खींची गई हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच ये जो बांटने वाली रेखा है, इस रेखा को हम विशेष नाम से पुकारते हैं। इस रेखा का नाम है कोनराड असंबद्धता। इस रेखा को हम कोनराड असंबद्धता की रेखा कहते हैं। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की असंबद्धता की रेखाएं हैं। तो वहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच बांटने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो कोनराड की असंबद्धता रेखा। यहाँ पर असंबद्धता का क्या मतलब है? असंबद्धता का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी लाइन। देखिए, ये जो रेखा निर्धारित किया गया है, यह रेखा यह बताती है कि दो पदार्थों के गुणों में भिन्नताएं, वहाँ का तापमान, वहाँ का दाब, वहाँ का घनत्व में अंतर होने की वजह से एक रेखा खींचा गया है जो दोनों के बीच में जो परिवर्तन है उसे निर्धारित करता है। तो इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर ये रेखाएं खींची गई है और इन रेखाओं के खास नाम है। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की असंबद्धता की रेखाएं हैं जहां से सवाल पूछा जाता है। तो फिर से ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच बांटने वाली रेखा को कोनराड असंबद्धता की रेखा। फिर निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच ये जो बांटने वाली रेखा है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं मोहविशिक असंबद्धता। मोहविशिक असंबद्धता की रेखा, असंबद्धता की रेखा। तो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच बांटने वाली रेखा को मोहविशिक असंबद्धता की रेखा। फिर आते हैं ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच ये जो बांटने वाली रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी की असंबद्धता रेखा। तो अब फिर आते हैं हम
निचला मेंटल और बाहरी कोर, निचला मेंटल और बाहरी कोर के बीच ये जो बांटने वाली रेखा है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग। इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो निचले मेंटल और बाहरी कोर के बीच ये जो बांटने वाली रेखा है, इस रेखा को हम लोग गुटेनबर्ग असंबद्धता की रेखा कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, फिर आते हैं बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच ये जो बांटने वाली रेखा है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं लेहमैन, लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता, असंबद्धता की रेखा। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की असंबद्धता की रेखाएं हैं जहां से सवाल पूछा जाता है। फिर से इसे हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच बांटने वाली रेखा को कोनाराड असंबद्धता की रेखा, फिर निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच बांटने वाली जो रेखा है, उसे हम लोग मोहविसिक असंबद्धता की रेखा कहते हैं। फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच बांटने वाली रेखा को हम लोग रेपटी की असंबद्धता रेखा। फिर निचला मेंटल और बाहरी कोर के बीच बांटने वाली जो रेखा है, इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता की रेखा। और फिर बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच बांटने वाली रेखा को लेहमैन असंबद्धता की रेखा कहते हैं। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की असंबद्धता की रेखाएं खींची गई है। तो इस वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर इसे हमने समझा, और कुल मिलाकर 5 प्रकार की असंबद्धता की रेखाएं खींची गई हैं, हमने इसे भी जाना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।